साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट साइड नजर आ रही थी, वो टोटली सरेंडर कर गई किस्म के अपने आप को। कल वाला जो मैच खेला गया बिटवीन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो पिच डिफरेंट थी। पहली दफ़ा हुआ कि कोई अंपायर जो है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना। यहाँ पे क्रिकेटर ही होना चाहिए था। तो आपको लगता नहीं है कि कोचिंग में इनके मसाइल रहे हैं? कप्तानी तो जबरदस्त रही है। बात करते हैं ना कि हक के लिए बोलो, तो हक से बोलने का क्या फ़ायदा हुआ? उमर को टीम से ड्रॉप कर दिया। आज तक आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी पब्लिक स्पोर्ट्स। आज बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से और सेमीफाइनल के हवाले से। जी बात करने के लिए अदनान भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर टाइम जी, अल्लाह का शुक्र जी। अलीम डार साहब का जो रेजिग्नेशन जो हमने देखा, उसके बाद एक और अपॉइंटमेंट हो चुकी है। मिसबाह उल हक का बताया जा रहा है कि वो पार्ट बन चुके हैं सिलेक्शन कमेटी में। अनाउंस हो चुका है। बता नहीं रहे, अनाउंस हो चुके हैं। पीसीबी की तरफ से नहीं आया, लेकिन उन्होंने अपनी वेबसाइट पे उनका नाम डाल दिया। देखें, मेरे ख्याल से राइट चॉइस थी। यहाँ पे जिस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, चीज़ें बेहतर करनी है तो फिर ऐसे लोगों को आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अलीम भाई की थोड़ी जॉब डिफरेंट थी। पहली दफ़ा हुआ कि कोई अंपायर जो है सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बना। यहाँ पे क्रिकेटर ही होना चाहिए था और राइट जॉब है। और होपफुली है कि वो अगर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सिलेक्शन कमेटी को, पर अब क्वेश्चन मार्क अभी भी है कि चीफ सिलेक्टर कोई नहीं। पर मुझे लगता है कि मैं आपको बता दूं, चीफ सिलेक्टर ही मिसबा भाई होंगे। अच्छा, हाँ। नहीं तो आकिब भाई तो आपको पता है डायरेक्टर भी हैं, ऑल इन ऑल है। तो आकिब भाई के ऊपर मिसबा भाई आते हैं तो आपको लगता नहीं वो आकिब भाई देखें, आकिब भाई कर रहे हैं एकेडमी में और सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और सिलेक्शन कमेटी एक डिफरेंट जो है वो अदारा है या उसको प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टीम सेलेक्ट करनी है। वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम ज़रूर कर रहे हैं, पर उससे ज़्यादा बेहतर जो है ना, वो बता सकते हैं कि ये लड़के अवेलेबल हैं सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी वो 25-30 लड़के सेलेक्ट करेगी। उसके बाद वो 25-30 लड़के जो है वो टीम मैनेजमेंट के सामने रखेंगी, कैप्टन के सामने रखेंगी, तो फिर वहाँ से जो है वो चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। और 15 मैं करता हूँ। और दूसरा सरफराज की भी बात हम करेंगे। उसका जो है वो एज ए कोच आ रहा है, टेस्ट का कोच कहा जा रहा है। अच्छा, दोनों का रोल की थोड़ी बात कर लेते हैं। मिसबाह उल हक की अगर पहले बात करें तो एज ए कैप्टन वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं, टेस्ट का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन नंबर 1 लेके गए। बट कोचिंग के अंदर उनके कंसर्न हमें फेस करने पड़े। उमर अकमल की बात करें, अहमद शहजाद की करें, आमिर की बात करें, उमर अकमल की तो दौर के अंदर ये लड़के काफी गिला करते रहे कि हमें वो उस तरह अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलनी चाहिए थी, नहीं दी गई। तो आपको लगता नहीं है कि कोचिंग में इनके मसाइल रहे हैं? कप्तानी तो जबरदस्त रही है। देखें, अगर उमर अकमल की बात करें, अहमद की बात करें तो ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं बेहतर हुई। क्यों नहीं हुई? कि आपको चाहिए था कि ऐसा डिपार्टमेंट रखते जहाँ पे अगर प्लेयर को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है या टीम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, अगर मिकी आथर जो है वो माँ बहन की गालियाँ दे सकता है उमर अकमल को। जो सीनियर प्लेयर थे, वो मैं उनका नाम नहीं लेता, उनको पता है सारा कुछ। मैं ये आज जो बात कर रहा हूँ, अगर वो उमर अकमल उनको कह रहा है कि भाईजान ये देखें पाकिस्तान को गालियाँ दे रहा है, मुझे मेरी माँ की गालियाँ दे रहा है, मेरे बाप की गालियाँ दे रहा है, तो कोई भी क्रिकेटर है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो देखें ना, आप बात करते हैं ना कि हक के लिए बोलो, तो हक से बोलने का क्या फ़ायदा हुआ? उमर को टीम से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिर नुकसान किसका हुआ? आज तक आपको मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं मिला। और वो उमर की एवरेज की देखें, उसकी मिडिल ऑर्डर में जाके परफॉर्मेंस की देखें, ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स देख लें, ऑस्ट्रेलिया में उसके 300 देख लें, जहाँ पे कभी सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान ए का प्लेयर जो है वो जाके ऑस्ट्रेलिया में 300 करेगा। जब उसका हुआ, फिर डेब्यू में उसने रन्स किए। उसका मतलब है कि आपका मिडिल ऑर्डर का एक ऐसा बैट्समैन था जिसको आपने ख़राब किया बिकॉज ऑफ योर कहते हैं ना कि पर्सनल थे, बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से नुकसान पा। अभी भी उमर की क्रिकेट वापस है, उसको टीम में लाना चाहिए। मिडिल ऑर्डर आपका उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसको लाना चाहिए। और बाकी प्लेयर जो हैं जिनकी आपकी टीम को ज़रूरत है वो टीम में लेकर आए। मिसबाह उल हक अगर सिस्टम में आया है, सरफराज अहमद अगर सिस्टम में आया है, तो चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। के वाले से भी एक चीज़ है कि कैप्टन शानदार, मेरा मानना वैसे अपना ज़ाती ओपिनियन है कि अगर वो जितना अंडर 19 और 1 के साथ काम कर रहे थे, ये उनको रोल ज़्यादा सूट करता था। शायद जब जिन लड़कों के साथ खेले होते हैं उन्हीं के साथ एकदम कोच लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा गैप होना चाहिए। वो प्लेयर है कौन है? मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी लड़के हैं मुझे ये देखें ना कि टेस्ट के अंदर तो वही लड़के जो देखें, आप शान देखें, टेस्ट कैप्टन जो है वो शान मसूद है। वहाँ पे शान जो है वो अच्छी जो है ना कॉम्बिनेशन बनेगा बिटवीन सरफराज अहमद
कैप्टन शान का, और उसके बाद कोच की बात करें तो खुद भी कोच होगा। अभी तो हमें सुनने में मेरा ये पॉइंट ये था कि कोच अगर थोड़ा सा सीनियर हो ना तो एक रिस्पेक्ट का लेवल रहता है जब आप खेले होते हो ना लड़कों के देखें, साथ। उसने कैप्टनसी तो की है, कैप्टनसी तो तो की है। कैप्टनसी में भी तो वही होता है ना कि आपका वो सीनियर प्लेयर होता है, आपको रिस्पेक्ट प्लेयरों को करनी चाहिए। कैप्टन के गलत डिसीजन या सही डिसीजन में आपको उसको बैक करते हैं ना। तो अगर सरफराज कोच आएगा तो क्या अगर वो कुछ चीज़ अपने प्लेयरों से डिमांड करेगा, क्या वो नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि आपका जो कोचिंग और प्लेयर का जो कॉम्बिनेशन कम्युनिकेशन है ना, वो जो गैप है ना, वो मेरे ख्याल से सरफराज के आने से जल्दी फिल होगा। अगर कोई किसी को देखें ना, एक दोस्त है ना, अगर सरफराज एक दोस्त है, उनके साथ खेला हुआ है, तो अगर किसी प्रॉब्लम होगी किसी प्लेयर को तो वो इजीली बात कर सकता है सरफराज के साथ, और सरफराज भी वो बात सुनेगा। वो ये नहीं करेगा। और देखा, उस कैरेक्टर ऐसा है, वो हम्बल सा इंसान है, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कैप्टन जब था तब भी चीज़ें सुनता था, अब कोचिंग में आ जाएगा तो सुनेगा। तो एक जो गैप है ना, वो फ्रेंड्स का बनेगा। ठीक है, आप कोचिंग आपको एक ओहदा मिल गया कोचिंग का, पर कहीं ना कहीं ऑफ द ग्राउंड अगर किसी चीज़ को प्लेयर को प्रॉब्लम होगी तो इजीली वो बात कर सकता है। अच्छा, बिल्कुल। अब थोड़ा अब तो मैं सरफराज को सुनने में आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी में भी उसको लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस बहुत दूर है, तो इसी वजह से उसको जो है ना एज ए सिलेक्शन के कप्तान कोच भी है तो सिलेक्शन में भी आ जाए, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। असद शफीक भी ये साथ आ गए और आकिब जो है तो इंटैक्ट रखे हैं उन्होंने, वो ऐड किए हैं उन्होंने। जी, वो तो ऑलरेडी थे, वो है उसका पार्ट। वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। कल का सेमीफाइनल पहला तो बिल्कुल वन साइडेड अफेयर हुआ। ड्यू की भी बात करेंगे। ड्यू के अंदर इतना एविडेंट है कि जो टॉस जीता वो मैच जीता, और जो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट साइड नजर आ रही थी वो टोटली सरेंडर कर गई किस्म की अपने आप को। आज दूसरा सेमीफाइनल है, उस पर बात करते हैं। इंडिया का है और इंग्लैंड का है। आपके ख्याल में फिर टॉस वाला मामला ऐसा होगा कि टॉस जीता और मैच जीता? नहीं, मुझे लगता है कि आईसीसी को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था। जैसे वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मैच ड्यू फैक्टर की वजह से वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। फ़ायदा ज़रूर हुआ इंडिया को, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, पर यहाँ पे सेमीफाइनल बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है। अगर वो ड्यू फैक्टर पड़ रहा था, जैसे कल हमने साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की बात करें, तो न्यूजीलैंड क्यों इस तरह क्लैप्स किया? उनको पता था कि टॉस हम हार चुके हैं और बाद में ड्यू फैक्टर होगा और हमारे बॉलर से रन्स बॉलिंग नहीं होगी, इसी वजह से वो बड़े देखा फील्डिंग का किया, और उसके बाद जो है वो उनको नुकसान हुआ है। वहाँ पे वो क्या हुआ कि बड़े रन्स करने के जो है चक्कर में ना वो सारे आके डोमिनेट करते रहे, और इस तरह की शॉटें आके उन्होंने खेली जैसे वो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं खेलते हुए नजर आए। तो इसका मतलब है कि बैक माइंड में आपके है कि टॉस जो है वो हारने के बाद अगर सेकंड टाइम हम बॉलिंग करेंगे तो बहुत सी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताइए। अब जो टीम पहले खेलती है, ड्यू भी आनी है और वन साइड अफेयर होता है, क्या टोटल एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखें, अगर पहले जो खेलेगा, आपको ये तो बता दूं, कल वाला जो मैच खेला गया बिटवीन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, वो पिच डिफरेंट थी। आज इंडिया देखिए अगर मैच खेलेगा तो टू पिच होगी, क्योंकि पहले साउथ अफ्रीका का जो बैटिंग जब करने आई तो बैट पे उस तरह बॉल नहीं आ रहा था, और ड्यू फैक्टर की वजह से सारी चीज़ें चेंज हुई। यहाँ पे देखिएगा ड्यू भी नहीं आएगी और पिच भी ट्रू होगी। अगर जो है इंडिया टॉस हारता है, अगर पहले वो बैटिंग करता है बाद में बॉलिंग करेगा तो सारी चीज़ें आज सब कुछ ठीक होगा। सारी चीज़ें जो है ना आज बेहतर होंगी, वो ड्यू फैक्टर भी नहीं होगा और पिच भी सही होगी। पहले बैटिंग करे कोई भी तो वो जो है ना वो ट्रू पिच होगी, तो शॉट्स भी लगेंगे और इंडिया को आज सारी चीज़ें बेहतर, वो कहते हैं ना ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ें जो है ना वो रखी जाएंगी उनके सामने कि जीतो। पर इतना आसान नहीं होगा जीतना इंडिया के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ जो है इंग्लैंड की टीम जो है फॉर्म में वापस आ गया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे इंडिया की टीम की बात करें तो इंडिया में सिर्फ लास्ट मैच में जो क्वालिफाई किया है, जो संजू सैमसंग ने इनिंग्स खेली, वो उसके अलावा इंडियन टीम में कोई ऐसा प्ले नहीं है जो परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी तरफ आर्चर की बात करें, इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें, आदिल रशीद की बात करें, हम बैटिंग की बात करें, हैरी ब्रूक की बात करें, यहाँ पे तो अभी बटलर परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर बटलर तो रह गया पिच पे तो मैंने कहा फिल एलन की तरह ही इनिंग्स खेलेगा। हाँ, बिल्कुल। बटलर सरप्राइज कर सकता है, फिल सॉल्ट है, बटलर है, बेंटन है, तो उनके पास भी बड़ा पावर हाउस है। और मुझे लगता है कि सरप्राइज कर सकता है इंग्लैंड को, इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया इंग्लैंड, हाँ, दूसरा सरप्राइज देखिए जी आज होता है कि नहीं। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।